यस सर। सो हम लोग आरटीपी डिस्कस करने वाले हैं एससीएमपी की, और एससीएमपी की आरटीपी जो है वो बहुत ही शॉर्ट मैनर में हम लोग क्या करने वाले डिस्कस करने वाले। देखो, इसका सिंपल सा रीज़न है इसके डिस्कशन का कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है इसे पढ़कर जा सके, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि आरटीपी में से पिछले अटेम्प्ट में यानी कि आपके नवंबर 22 के अटेम्प्ट में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। फिर भी उसमें से चलो 10 मार्क्स का तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इजी क्वेश्चन था, जिसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रखा होगा मॉड्यूल को अच्छे से, उसने वो कर लिया होगा। लेकिन एक 10 मार्क का बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आरटीपी में था, पहली बार आरटीपी में आया था और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, तो 20 मार्क्स तो तुम्हें आरटीपी ही दे के गई थी अगर जिसने आरटीपी अच्छे से सॉल्व किया। तो पर्पज़ यही है कि आरटीपी आप एग्ज़ाम से अगर 1 डे पहले देखकर जाएंगे तो जो थ्योरी के कंसेप्ट है वो भी लर्न रहेंगे, और प्रैक्टिकल एज वेल एज आपको पता रहेगा कि जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर पाएँ। अब देखना, सबसे पहले ये बीए एयरवेज का क्वेश्चन है। ये एयरवेज वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अब आपको ये समझना है कि इन्होंने पूछा क्या है। तो मैं पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट को जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, रिक्वायरमेंट को समझ लेती हूँ कि मुझसे क्या पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन्होंने पूछा है गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इज कॉम्पिटिटर्स। तो आप कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लोगे ओवर इज कॉम्पिटिटर्स? तो आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कंसेप्ट जो है वो आपके चैप्टर नंबर 1 में कुछ याद आ रहा हो तो। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे फाइट करेंगे। तो अब ये वाली चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या आंसर में लिखना चाहिए। तो समझें, आपको सबसे पहले कुछ कंसेप्ट तो याद होंगे, अगर नहीं है तो आप मेरे साथ रिकॉल करिएगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीके से आती है। एक होती है लो कॉस्ट एडवांटेज, एक होती है डिफ्रेंशिएशन एडवांटेज। लो कॉस्ट एडवांटेज में या तो आप प्राइस को मैच कर दीजिए या उससे भी लो रखिए, उससे मतलब कॉम्पिटिटर से भी लो रखिए। डिफ्रेंशिएशन में आप एक काम करिए, आप इनोवेशन करिए, क्वालिटी पर फोकस करिए, या फिर आप एक काम करिए, आप लोग कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस पर बात करिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। अगर ये पूरा चार्ट आपको समझ में आता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड चार्ट कि हाँ भाई, हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इन दो मेथड से गेन कर सकते हैं। इसके अंदर ये वाला पार्ट है, अगर ये आता है, इतना लर्न है, तो अब इसके अंदर आंसर बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको जो हाईलाइट्स है वो तो करवा ही दूंगी, ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न में, अभी इतना पता है लेकिन इसको भी अंदर से कैसे अपने को पैटर्न करना है तो वो भी अपने को आना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लाइन लिखनी है मैं उसको हाईलाइट करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है, स्टार्टिंग में 2-4 लाइनें सेम टू सेम लिखनी है, मतलब एकदम अपने मन से लिखना है, लेकिन ऐसा लिखना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, इन कंसिडरेशन ऑफ माइकल पोर्टर थ्योरी अबाउट क्रिएटिंग अ सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अ फर्म ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिराइव्स फ्रॉम द difference between the value in offer to customers and cost of creating that customer value. In order to survive in prosper in industry, firm must meet two criteria. They must supply what customers want to buy and they must survive competition। तो ये क्या बोलना चाहता है, ये हमको लिखना है कि भाई साहब, हमें मिशेल पोर्टर की थ्योरी ने ये बताया है कि अगर आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको डिराइव करना होगा डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन ऑफर कस्टमर्स एंड कॉस्ट क्रिएटिंग द कस्टमर्स। यानी कि सर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस क्रिएट करना होगा वैल्यू इट ऑफर टू कस्टमर एंड कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग द कस्टमर्स। या तो आप कुछ डिफरेंट दीजिए या फिर कॉस्ट में जो है वो कुछ कम करिए, मतलब जो नाम है उसी को एक्सप्लेन कर रखा है। अब ये कहता है कि कस्टमर्स वांट टू बाय, क्या कस्टमर बाय करना चाहते हैं, और दे मस्ट सर्वाइव कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, टू अटेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड अटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज firm must have distinctive competencies can take any of the following two forms। सबसे पहले आता है रिलेटिव लो कॉस्ट एडवांटेज और एक होता है, देखो रिलेटिव लो कॉस्ट एडवांटेज एक होता है
इन्होंने कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट एडवांटेज ही बोल रखा है। इन्होंने बोल रखा है कस्टमर्स गेन द फर्म्स टोटल कॉस्ट अंडरकट दोज इन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये बोलता है या तो आप लो प्राइस रखो या फिर प्राइस को मैच करो, जो मैंने आपको बता दिया था। अब देखो कॉस्ट रिडक्शंस इन बीए, अब बीए के केस का रेफरेंस देना है, यानी कि अब आपने अपनी थ्योरी लिख दी, अब आप आ जाओ अपने इस केस के रेफरेंस पर। तो आपको यहाँ रेफरेंस में क्या लिखना है कि भाई साहब बीए जो है कॉस्ट रिडक्शन इन बीए कैन बी अचीव थ्रू यील्ड मैनेजमेंट विथ वेरिएबल प्राइसिंग। अब ऐसा बीए कब कर सकता है, तो आप बीए को बोल रहे हो कि आप अचीव्ड कर सकते हो, एक काम करो यील्ड मैनेजमेंट करके वेरिएबल प्राइसिंग डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड केयरफुली मॉनिटरिंग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी in cost effective way, that is a selling sits via the internal rather than through travel agents, trimming overhead cost by using lower cost out of town नो प्रिंटेड टिकट्स और लाइक दिस। तो इनका कहना है कि भाई साहब आप कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हो, तो ये इन्होंने वे ऑफ कॉस्ट कटिंग दे रखा है कि भाई साहब आप एक काम करो, ट्रिम करो ओवरहेड कॉस्ट को, ठीक है, कैसे यूज़ करके आप ट्रिम कर सकते हो। इसके बाद आप नो प्रिंटेड टिकट को प्रिंट मत करो, सिटिंग अलोकेशन और फ्री मील और ड्रिंक जो है वो लो कर दो, ठीक है, एफिशिएंट ऑपरेशंस, फास्ट टर्न अराउंड टाइम करो। इसके अलावा इन्होंने बोला नो एक्सपेक्टेशंस पॉलिसीज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट हैंडलिंग एक्सेप्शंस। तो इन्होंने कुछ वे बता रखे कि भाई साहब आप एक काम करो, ट्रिम करो ओवरहेड कॉस्ट को। ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि भाई साहब हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप ओवरहेड कॉस्ट को ट्रिम करके कर सकते हो, आप प्रिंट मत करो टिकट्स को, सीट एलोकेशन ऐसा करो, फ्री मील्स जो है या फिर ड्रिंक्स है जो कम प्रोवाइड करो, आप फास्ट टर्न अराउंड टाइम रखो या रिड्यूस करो हैंडलिंग एक्सेप्शंस। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी। अब आता है डिफ्रेंसिएशन एडवांटेज। सबसे पहले आप डिफ्रेंसिएशन एडवांटेज को समझा दीजिए कि डिफ्रेंसिएशन एडवांटेज का मतलब क्या होता है। जब आप ऑफरिंग करते हो इनहांस फीचर्स, यानी कि आप सच एज अ प्राइम लीडिंग स्लॉट आप ऑब्टेन करते हो मेजर एयरलाइंस। तो यहाँ पर आपने ऑल्टरनेटिवली इन्होंने क्या बोल रखा है, ये देखो। अब आप यहाँ पर जो है और साथ के साथ अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर एक और स्ट्रेटजी लिख सकते हो, फोकस स्ट्रेटजी। उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। तो एक बार ये आपको समझ में आता है कि आपको क्या क्या लिखना है। अब देखो, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऊपर जो है ना यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये होता क्या है। नीचे इन्होंने क्या कर रखा है, रेफरेंस दे रखा है केस का। केस का रेफरेंस देने के लिए इन्होंने बता रखा है कि भाई साहब आप क्या करो, एक काम करो, अब आप डिफ्रेंसिएशन में हो तो आप वेल मेंटेन क्लीन, सफाई बहुत अच्छी रखो, कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट रखो, ट्रेनिंग इन कस्टमर्स केयर, ठीक है, रिक्रूटमेंट इन हाई क्वालिटी स्टाफ, प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एज फ्लाइट एंटरटेनमेंट, हाई क्वालिटी फूड ड्रिंक, कस्टमर्स वैल्यू केयर, वैल्यू कैन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो ये सब कुछ इन्होंने क्या बोल रखा है कि अब आप ये करो, अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो हाई क्वालिटी, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी रखो, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छा रखो, दैट लाइक दिस, ठीक है। अब अगले आ जाओ सर, अगले में हम आते हैं, मतलब कुल मिला के मैंने जो आपको हाईलाइट करवाया, क्या करवाया मैं फिर बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये पूछा कहाँ से है क्वेश्चंस, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है जो हमें किताब में थोड़ा दे रखा है उससे कुछ मैच करे। फिर हम बीए का रेफरेंस दे, बीए इंडस्ट्री का नाम है तो बीए कंपनी का नाम है, तो उसका रेफरेंस दे के चले कि हे बीए कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो बीए को कैसे इम्प्रूव करने का आइडिया दे, हे बीए तो ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन, सो दैट इज़ द आंसर। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, समझना। ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है कि भाई साहब एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन से ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये बोलता है नॉन फाइनेंशियल और एथिकल एस्पेक्ट्स लिखो। और यहाँ पर एक बढ़िया बात मैं बताऊँ आपको, ये बढ़िया बात ये है कि भाई साहब अगर आप बात करो एक कॉपर रोड है,
एक कॉपर रोड है और ये क्या बताता है पता है, एक कॉपर रोड है और एक कॉपर रोड कंपनी जो है वो क्या करना चाहती है सर, एक न्यू प्लांट लगाना चाहती है। अब मेरी बात सुनना, न्यू प्लांट लगाने में कोई हर्ज है क्या? नहीं है। न्यू प्लांट लगाने में कोई हर्ज नहीं है, उसका एनपीवी जो है वो भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब भी एक कंपनी क्या करती है, न्यू प्लांट लगाती है, आज की तारीख में उसे सोशल एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आप कॉपर रोड वाला प्लांट लगाते हो, लेकिन कॉपर रोड वाला प्लांट जो है, कॉपर रोड वाला प्लांट है, तो ये बोलता है कि कंपनी को ग्रोथ मिलेगा, इकोनॉमी में बूस्टअप है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप क्या करो, एक नया प्लांट सेटअप करो। ये देखो सेटअप यहाँ लिखा हुआ इसलिए बता रही हूँ, सेटअप करो एक नया प्लांट, तो ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर हम सेटअप करेंगे तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा इन्वायरमेंट के बारे में। सर इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्यों ध्यान रखें कि कॉपर का अगर प्लांट लगाएंगे तो क्या हमें इन्वायरमेंट की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा? हम नॉन एथिकल तो हम यही सोचते हैं ना, फिर हमें सोशल एस्पेक्ट भी सोचना पड़ेगा। तो देखो सोशल एस्पेक्ट्स में आप लेबर सेटिस्फेक्शन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये दिखा हुआ है कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, नया प्लांट लगाएंगे तो 70% लेबर जो है वो इमिग्रेटेड लेबर लेकर आएंगे, यानी कि वो लेबर को हमको क्या करना पड़ेगा, जो वेज रेट है वो भी 15% कम देना पड़ेगा, और उनका कोई हमको वो रिटायरमेंट पेंशन का भी झंझट नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है ना, एम्प्लॉय जो होता है क्या पता डीमोटिवेट हो, क्योंकि बाकी सारे एम्प्लॉयज़ का पेंशन है, उनका सबका फ्यूचर सेट है, हमारा फ्यूचर सेट नहीं है, हम एक छोटे टाइम पीरियड के लिए है, तो वो भी एक लफड़ा हो सकता है कि आपको बाद में चेंज करना पड़े। तो आप लेबर की सेटिस्फेक्शन का पॉइंट लिख सकते हो कि भाई साहब क्या होता है ना, कई बार जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हो, जैसे नया प्लांट लगा रहे हो, तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो, क्योंकि पार्टिसिपेटिव क्या पता लेबर स्ट्राइक कर दे, लेबर को ये चीज़ पसंद ही ना हो, ठीक है। आप लेबर को हटा रहे हो एक नया प्लांट लगाने के लिए। एक आता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यहाँ पर इस पेरा में पता है ब्राइब की बात हुई है। ये ब्राइब की बात ऐसे हुई है कि भाई साहब हम लोग जितना लैंड चाहिए था ना, उस लैंड से ज़्यादा इस्तेमाल करते और उसके लिए हम ब्राइब दे देते थे, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये सब कुछ दे तो रहे हो, लेकिन कल को अगर पकड़ में आओगे तो कितनी बदनामी होगी। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो एक, और एक इन्होंने बोला कि भाई साहब हार्मफुल वेस्ट निकलता है, देखो एक केमिकल निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये केमिकल इन्वायरमेंट को ख़राब करता ही करता है, और साथ के साथ पता है इस केमिकल के लिए हमको 100 करोड़ रुपए का और काम करना पड़ेगा, यानी कि नेट हमें जो एनपीवी है उसमें सिर्फ 100 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ जो है वो एथिकली आप सोचो, तो एक नया प्लांट लगाने के लिए यार इन्वायरमेंट पे हम हार्मफुल वेस्टेज को रिलीज़ करेंगे। उसके अलावा अगर हम नया कुछ लगाते भी है जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना करे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए हमारी एनपीवी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट के रेगुलेशन से लेबर अगर मोटिवेट हो या डीमोटिवेट हो हमारे उस प्लांट से, उसके लिए मुझे पार्टिसिपेटिव अप्रोच से लाना पड़ेगा। और देखो फाइनेंशियली अगर ये बोले कि वेरियस इश्यूज इन द फाइनेंशियल स्टडी गिव द रिकमेंडेशन, देखो फाइनेंशियली बढ़िया है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको एनपीवी पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन हम लोग नॉन फाइनेंशियल पर्पज से उसको कंसिडर भी करेंगे। बट हाँ फाइनेंशियल में पूछा है तो फिर आप बोलना कि नहीं इट इज़ अ फेसिबल, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली एनपीवी से मतलब होना चाहिए जब हम फाइनेंशियल बातें करते हैं। तो इशू मैंने आपको बता दिया। अब नॉन फाइनेंशियल में देखो सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट का फैक्टर लिखना है, तो आपको ये फैक्टर माइंड में सेट होने चाहिए। जब भी आपको नॉन एथिकल या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पूछे तो इन्वायरमेंट का फैक्टर, ये स्टाफ का मोटिवेशन या लेबर का मोटिवेशन, इसके अलावा गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, ठीक है 3 पॉइंट तो मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि भाई साहब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को आप कैसे देखते हो, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, जो वो लैंड बताई थी ना मैंने लैंड प्रोजेक्ट साइट, तो वो भी आपके लिए मैटर करता है कि भाई आपके पास ज़मीन भी अवेलेबल है नहीं है। अगर आपने ज़मीन ले भी ली, जैसे मान लो यहाँ मेरे को ज़मीन मिल भी गई, लेकिन इस ज़मीन के आसपास जो सोसाइटी है तो उसके लिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे सीएसआर कितना करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपने एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में कोई ज़मीन लेते उस पर एक प्लांट लगाते हैं, तो आपको पता है ना सर इसके आसपास के लोग जो है उनको कितना नुकसान होगा इस वेस्ट से। तो उनके लिए मुझे स्कूल खोलने या उनके लिए मुझे एजुकेशन या हॉस्पिटल, फिर एथिक्स में ये ठीक है। अब इन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टडी में इशू ये निकल के आता है कि भाई साहब पेमेंट टू लेबर एंड एथिक्स, पेमेंट टू लेबर एंड एथिक्स का मतलब होता है कि लेबर को पेमेंट हम कम कर रहे हैं, तो वो एक हो सकता है। फिर आता है अवेबिलिटी ऑफ लैंड एंड प्राइमरी, जो हम दे रहे हैं तो पैसा हम दे रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल स्टडी में आएगा कि हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। फिर केमिकल वेस्ट आ रहा है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल में आप 3 चीज़ें लिख सकते हो और एथिकल में आप वो चीज़ें लिखकर कवर कर सकते हो। तो मैं आपको फिर भी एक बार अंदर के कुछ हाईलाइट करवा दूँ पॉइंट कि आपको क्या लिखना है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन शुरू होगा तब आपको लिखना है कि भाई साहब कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर जनरली बेस्ड ऑन द वेरियस फाइनेंशियल इवैल्यूएशन।
ठीक है, लाइक अ नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR और पेरोल और ये सब कुछ होता है। फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट बिजनेस। तो हमारा मेन पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट बिजनेस होता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी हमें उतने ही ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है इन्वायरमेंट, तो इसमें हमें कितना पोल्यूशन कर रहा है, कितना डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट्स एंड वेदर, ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट मस्ट। अगर हमारा नया प्लांट लग रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर हमें गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इम्पोज पेनल्टी लगा सकता है, अगर हम लोग उसके रूल्स रेगुलेशंस को सही से फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा सकता है अगर हम वॉयलेशन करेंगे तो। स्टाफ का मोटिवेशन ये कहता है कि ओवरऑल स्टाफ मोटिवेशन ही हमारा क्या करती है, कम डाउन अगर हो जाएगा तो फिर वो क्या करने लग जाएंगे, प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे अगेंस्ट द डिसीजन। फिर आता है सर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो ये बोलता है कंपनीज मस्ट कंप्लाई विथ रिलेवेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस while implementing the project. Some project might be profitable and yield excellent return. However, if profit cash flow generating is violating government regulations, it could be harmful for longer run of company as a brand. कंपनी एट्स इस ब्रांड उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, द इवेल्युएशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट मस्ट ऑल्सो कंसिडर अवेबिलिटी ऑफ की रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, मेन पावर। तो ये बोलता है कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल, कितना मेन पावर, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। उसके बाद आता है अवेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, साइट सिलेक्शन इन्वॉल्व्स मेजरिंग द नीड्स ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट अगेंस्ट द मेरिट ऑफ पोटेंशियल लोकेशंस, द इंडिकेट्स द प्रैक्टिस ऑफ न्यू फैसिलिटी। ये बोलता है कि भाई साहब न्यू फैसिलिटी लोकेशन कीपिंग इन माइंड, तो ये बोलता है कि भाई साहब न्यू फैसिलिटी लोकेशंस न्यू फैसिलिटी लोकेशंस कीपिंग इन द माइंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR रेफर्स द ethical principles that organization should be responsible and how its behavior might affect a society and environmentals। तो ये बोलता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बोलता है कि भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, यूज़ द वेरियस रिसोर्सेज। एथिक्स में क्या आता है सर, एथिक्स में आता है पेमेंट टू लेबर एंड एथिक्स। पेमेंट टू लेबर एंड एथिक्स में आता है कि भाई साहब कंपनी इज पेइंग हायर वेजेस टू द लेबर, कंपनी इज पेइंग हायर वेजेस टू द लेबर देन रिक्वायर्ड टू लो एंड हेंस देयर इज नथिंग टू इलीगल इन सच पेमेंट। ठीक है, फिर आपने वो वाला पेरा इधर उतारना है। ठीक है, अब आपको ब्राइबरी वाले में भी वही पेरा लिखना है और इसमें भी वही पेरा लिखना है। तो ये तीन तो ऐसे कैसे पेरा लिखने कि भाई ये नॉन एथिकल है और वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ सर। अगला क्वेश्चन बता, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेकिन काफ़ी बड़ा है। अब सबसे पहले ये हमें जो पूछ रहा है उससे पहले हम क्या करते हैं, हाँ सबसे पहले रिक्वायरमेंट ही पढ़ लेते हैं। चलो ये सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है समझते हैं। ये बोल रहा है चेक वेदर द ईयर 2021 एक्चुअल रिजल्ट वर अचीव्ड एट प्लान लेवल। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब आप ये बताओ कि जो आपका एक्चुअल वो आपका प्लान के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। सर आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो प्लान रिजल्ट के साथ मैच होता है कि नहीं होता है, आप ये बताओ। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि एक्चुअल प्लान के साथ 2021 का पूछा है तो 2021 का जो है ये एक्चुअल है। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्चुअल स्टैटिक्स। प्लान स्टैटिक्स का लिखा हुआ है तो सर प्लान लिखा हुआ है, ये पूरा प्लान है और इसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब जितनी भी यूनिट है 7.5% जो भी वर्कड ऑन इन प्रोसेस है उसका 7.5% जो है वो डिफेक्टिव जाएगा और स्क्रैप जो होगा स्क्रैप, ठीक है स्क्रैप जाएगा और उसके अलावा कस्टमर जो है वो रिप्लेसमेंट करेगा 1%। यानी कि एक तो अंदर फेलियर हो रहा है, एक बाहर फेलियर हो रहा है। ठीक है सर, इतना हमको समझ में आता है। अब ये क्वेश्चन हमारे हाथ में है, सबसे पहले दूसरे और तीसरे में तीनों चेक करवा देती हूँ क्या हो रहा है। सर जितना भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, जितना भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है इसका 7.5% आपको नुकसान होगा। तो 6005 इंटू 7.5% बताओ कितना आता है। तो मैंने बोला सर 450 आता है। मैंने बोला कितना आता है तो आपने बोला 450 आता है। ठीक है, बढ़िया बात है, ये लिख दिया मैंने। इसके अलावा अब 450 माइनस कर देती हूँ तो ये आता है मेरे पास 5545 और ठीक है कुल मिला के फिर 7500 इंटू 7.5% जो है वो आता है 56। ये मेरे को लॉस होगा जैसा मैंने सोचा था। 7000 इंटू 7.5%, ये जैसा मैंने सोचा था वैसी मैं बात कर रही हूँ। यानी कि सर हमने सोचा था कि हमको 7.5% का तो क्या होने वाला है, नुकसान होने ही वाला है, उतना नुकसान तो हमें होने ही वाला है। अब ये नुकसान के बाद आप ये बात करो कि इन्वॉइस टू कस्टमर्स, इन्वॉइस्ड टू कस्टमर्स का मतलब होता है कि सर हम कस्टमर्स को कितनी इन्वॉइस लेके, तो ये देखो सर 5500 है, उस पर तुम बना रहे हो इन्वॉइस 2% का रिटर्न आता है, 1% ऑफ क्वालिटी इन्वॉइस, तो 1% तुम्हारा क्या होता है रिटर्न आता है। तो अगर तुम इन्वॉइस टू कस्टमर्स बना रहे हो 5500, इसका
1%। 1% ऑफ क्वालिटी इनवॉइस टू देम इन फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर। 1% होता है 55, 65, ठीक है। 6005 माइनस 450 माइनस 55, तो ये आता है 5500। यानी कि ये वाली कंडीशन जैसा अपने को सोचा था वैसा ही बना, क्योंकि ये अपन ने डेटा बनाया। देखो ये डेटा के साथ अब देखना 7500 प्लस अपन ने सोचा था कि यार इतना डिफेक्ट निकलेगा, तो 562.5 डिफेक्ट निकलेगा। माइनस किया 65 और, तो अपने को आना चाहिए था, ये बजट है। अपने एक्चुअल बताती हूँ। रुको, चलो एक बार के लिए ये रहने देते। अब मेरी बात सुनो, 2021 का आंसर लिख देते। तो 2021 में क्या हुआ था सर, हमने सोचा था कि भाई साहब हमारा बजट है ये कि 6005 में से हमें सबसे पहले 450 का नुकसान होगा, जो भी आएगा उसमें से 55 का नुकसान होगा। तो यहाँ पर 5500 ही आ रहा है, तो यह 5500 और ये 5500 तो मैच है। इसका मतलब ये तो हमने क्या कर दिया, बता दिया। अब आता है कि यूनिट कॉस्ट लेवल फॉर मटेरियल एंड वेरिएबल। तो मटेरियल लेबर का भी यूनिट कॉस्ट वेरिएबल करना है। तो सर हमें लग रहा था यूनिट कॉस्ट मटेरियल का इतना और लेबर का इतना, हमें लग रहा था मटेरियल का इतना और लेबर का इतना। अब आप हमें मटेरियल लेबर का एक्चुअल में कितना लगाने वाले हो, तो हमने बोला मटेरियल लेबर का इतना लगने वाला है। ध्यान रखना मटेरियल लेबर को आपको किससे डिवाइड करना है, तो टोटल जितनी यूनिट है उससे डिवाइड करना है। आप 5500 से डिवाइड कर दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये एग्जाम में ध्यान रखना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो इंटरनल फेल्योर का मतलब है कि काम तो पूरा हुआ होगा, फिर प्रोडक्शन में एंड में आते आते पता लगा होगा, तो 6005 पे पूरा काम हुआ होगा। ठीक है, ये समझ में आता है। ठीक है, आप इसको डिवाइड बाय करोगे आपको पर यूनिट भी इक्वल इक्वल मिलेगा, ये आपका बन जाएगा। अब आपको ये आता है कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फेल्योर। सर इंटरनल फेल्योर का मतलब है अंदर का अंदर हमें कितना नुकसान हुआ। तो जो आपका मटेरियल और वेरिएबल का कॉस्ट है वो अंदर का अंदर नुकसान है, और अंदर के अंदर नुकसान की बात करें तो 450 का अंदर नुकसान है। ठीक है, ये 450 का अंदर नुकसान है और 55 का बाहर का नुकसान है। सो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि हमको 450 को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है एक्चुअल वाली, और 55 को मल्टीप्लाई किससे करना है, और दिस इज एक्चुअल। ठीक है, तो 55 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि अब यहाँ पर कुरियर वुरियर तो दे नहीं रखा, तो जो मटेरियल और वेरिएबल है वही हमको लिखना है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब मेरे को बात सुनो, कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फेल्योर। सर कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फेल्योर। तो भाई साहब ये सिंपल सा फंडा कहता है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल फेल्योर को कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये बोलता है कि सर यूज फिगर्स अराइव इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फेल्योर। वैल्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेल्योर ये कहता है कि भाई साहब यूज फिगर्स अराइव इन ऑर्डर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फेल्योर। यानी कि आपको इंटरनल कितना फेल्योर हो रहा है और आपको एक्सटर्नल कितना फेल्योर हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊँ, ये आपने बता दिया। तीसरा आता है आपको 22-23 के लिए स्टेटमेंट बनाना है और रिकंसाइल करना है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनवॉइस टू कस्टमर्स with worked on and prepare the statement showing the changes in from the plan। यानी कि आपको प्लान से कितना चेंजेस हुआ ये आपको बताने का है। तो मेरी बात सुनो, मैंने वैसे भी बता दिया कि आपको बनाना कितना था आपके प्लान के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए तो इन्होंने बोल रखा है कि भाई सब 22-23 का डेटा ये रहा, और एक्चुअल हमारा जो रिप्लेसमेंट है वो इतना रहा होगा 250 और 40 का। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। सबसे पहले 22 पे आती हूँ। हम लोगों ने 7500 माइनस 250 किया, माइनस 40 किया, तो हमारे पास जो है वो आ गया। एक सेकेंड, 7500 माइनस 250 माइनस 40, नहीं, हमने इन्वॉइस बनाई कितने की, 6500 की, 6500 की इन्वॉइस बनाई।
देखो एक काम करो, कोई ऐसा मत करो। हम लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पर जो ये 65 और 562.5 निकाले, और हमारा यहाँ पर लगा एक्चुअल में 250 और 40, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमें क्या करना पड़ा ज़्यादा। तो हमने सोचा था कि 562.5 का फेलियर होगा, लेकिन हमें फेलियर कम हुआ, तो अच्छी बात है। अब हमने सोचा 65 का फेलियर होगा, फेलियर 40 का ही हुआ, तो अच्छी बात है दोनों में। तो हमने क्या बताना है कि हम लोगों ने कितना बनाया होगा एक्चुअली। तो ये एक्चुअल डेटा है ना, 7500 हमने बनाया। या 23 है वह। इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, रुको। हाँ जी, थोड़ा सा क्लियर करना। पहला और दूसरा मैंने एकदम बताया करेक्ट ही है। तीसरे में देखते हैं कि कंपोनेंट इनवॉइस कितनी बनी। इनवॉइस बनी इतनी, उसमें से आपने फ्री रिप्लेसमेंट कितने का किया होगा, इतने का किया होगा। और इस इनवॉइस में से आपने क्या किया होगा, अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट, जो आपने कभी सोचा नहीं था। अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट कैसे आया, 250 माइनस 65 और 40 माइनस, तो आपने क्या किया होगा, सोचा। और जो नहीं सोचा, तो कुल मिला के कंपोनेंट डिलीवर टू कस्टमर्स कितना आया होगा। और कंपोनेंट वर्क इन प्रोग्रेस में कितना गया होगा, तो डिफेक्ट कितना आया होगा। कंपोनेंट इनवॉइस टू कस्टमर्स 6500 बना। प्लान रिप्लेसमेंट मतलब कि जो 6500 बना, उसमें से हमने 1% तो उन्हें सोचा होता है रिप्लेस करके देंगे, ठीक है। और अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई साहब आपने सोचा था कि हम लोग अनप्लान्ड, ठीक है, क्योंकि आपने 250 रिप्लेसमेंट किया ना। ठीक है, उसके बाद आपका ये 10% नहीं है, 7.5% ही है ना। कंपोनेंट डिफेक्टिव इतना आया। तो सुनो मैं बताती हूँ क्या हुआ। सुनो, अब कहानी कुछ ऐसी है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सर एक दिमाग लगाने वाली बात है, मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि एक्चुअल फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट एक्स टू कस्टमर्स 250 एंड 40 तो ये वाला है, और ये मतलब फ्री रिप्लेसमेंट हमने इतना करके दिया 250, जबकि हमको फ्री रिप्लेसमेंट देना कितना था 10% 65, हमने कितना दिया 250। तो 250 माइनस 65, 185 हमको एक्स्ट्रा लग गया ना। Reconciliation of number of components invoice to customers and work on the reconciliations plan। तो ये बोलता है कि भाई साहब वैसे जैसे हमने सोचा था, वैसे हमने जैसा सोचा था 65,000 का 10%, सॉरी 65,000 का 6500 का 1% होता है 65, है ना। अब एकदम एकदम ध्यान से सुनना, 6500 का 65 होता है ये, लेकिन आपको रिप्लेसमेंट आया इतना। थोड़ा सा ट्रिकी है हाँ ये, मैं नहीं कहती हूँ सिंपल है, पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा
कि भाई साहब हम लोगों को रिकन्सिलेशन करना है तो कैसे करना है। ये देखो, ये इतना ही आएगा और ये इतना ही आएगा, ये तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, क्योंकि तुम खुद भी 250 माइनस 65 करोगे, ये 185 आएगा और यहाँ पर भी माइनस का 25 आएगा, ये तो आ ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा पता है, अब तुम्हें पता चल गया कि भाई साहब 6500 प्लस 185, कुल मिला के हम लोगों का इतना डिफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम बोले कि हमने इन्वॉइस बनाया 6500 का और हमें इतना डिफेक्ट आ रहा है, तो कंपोनेंट डिलीवर टू कस्टमर हमने कितना किया होगा, ये किया होगा। और कंपोनेंट जितना हमने बनाया तो हमारा ये जो है वो भी क्या हुआ, लॉस हुआ। और एक्चुअल में लॉस कितना होना चाहिए था, इतना ही होना चाहिए था। ये और डिफरेंस दोनों का रिकनसाइल हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये बोलता है कि आपके पास इंटरनल फेलियर का 750 यूनिट से जो आपका हुआ इंटरनल, ये जो है ना इंटरनल, ये आपका एक्चुअल है, ये निकाल पाओगे तो ये आगे कर पाओगे। तो ये एक्चुअल है, ये भी एक्चुअल है। यहाँ पर ये जो है एक्चुअल निकालने जाऊँ तो एक्चुअल 250 है, ये भी एक्चुअल है 40, ठीक है। अब ये अपेरिजल आता है और प्रिवेंशन आता है, ये भी आता है, ठीक है। और ये फिर तुम जो लिख रहे हो ना, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है जैसे 22 का, उसको कंपेयर करो 21 से, क्योंकि ई वाले पार्ट में यही पूछा है। बताओ ई वाला पार्ट, एक्सप्लेन मीनिंग इंटर रिलेशनशिप फिगर, इंटर रिलेशन बताना है भाई साहब। जो फिगर्स आपने निकाले ना अपेरिजल प्रिवेंशन, इसमें तो डिफरेंस निकाल के बता दो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, एकदम आपको कुछ नहीं करना, इन सब का एवरेज निकालना है और एक का रिलेशन दूसरे के साथ बिठाना है कि भाई ऑर्डर डिलीवरी टाइम पर हुआ तो मॉडिफिकेशन टाइम पे हुआ, डाउन टाइम कम लगा और इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है वैल्यू चेन एनालिसिस, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है, तो आप वैसे भी मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट में मेरी बात सुनो, पहला क्वेश्चन ईजी है, दूसरा ईजी है, आपको रिकमेंड करना है तीसरा कि कौन सा ऑप्शन फॉलो टू अवॉइड द लॉस ऑफ प्रॉफिट, चौथा और पांचवा। तो आप आ जाओ, तीसरे चौथे और पांचवें पॉइंट पे डिस्कशन करते मैं आपको करवाती हूँ। देखो सबसे पहले आप रिकमेंडेशन दे दो, अरे कहाँ गया, सबसे पहले आप रिकमेंडेशन दे दो, ठीक है। तो अपन रिकमेंडेशन देते हैं। सर सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन 1 के बारे में, ठीक है। ऑप्शन 1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो को इन्होंने समझा रखा है और थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो के बारे में बता रखा है कि हमें ये रेशो जो है वो पहले और दूसरे का आया है ना सर, ठीक है। अब टी रेशो वुड इम्प्रूव बाय थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। कैसे इम्प्रूव हो सकता है, आप रिकमेंडेशन दोगे कि या तो आप इंक्रीज़ कर दो सेलिंग प्राइस को, आप रिड्यूस कर दो मटेरियल की कॉस्ट को, या फिर इन्वॉल्विंग इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, या फिर ये बोलता है राइजिंग अप बोटलनेक। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कल को हमसे कोई पूछे कि भाई साहब आप लोग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारा आंसर होगा कि भाई हम कर सकते हैं, इम्प्रूव करने में कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप क्या करो, अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ कर दो, या फिर आप अपनी मटेरियल की कॉस्ट को क्या करो, डिक्रीज़ करो, या फिर आप लोग अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो, या फिर आप अपने बॉटल नेक को इंक्रीज़ करो। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लेते हैं तो हम लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट अगर कम होगी और कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो वैसे ही रेशो आपका हाई आएगा। एफिशिएंसी इंक्रीज़ करोगे, बॉटल ने इंक्रीज़ करोगे तो वैसे ही तुम ज़्यादा बना पाओगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा। फिर आपको ये बताना है कि भाई साहब इंप्रूविंग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। फिर आपने दूसरा रिकमेंडेशन प्रायोरिटाइज प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है कि पहले कौन सा बना है, तो आपने जिनको नंबर दिया होगा वही आप पहले बनाओगे ना, बस वही चीज़ है। तो आप ये देखो कि आपको मशीन आवर और बोटल नेक, तो बोटल नेक के मशीन आवर्स जो है वो बोटल नेक के, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आप कैसे बनाओगे, कितना बनाओगे, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट समटाइम्स कस्टमाइज कीपिंग टेस्ट प्रेफरेंस एंड प्रिसीव वैल्यू ऑफ कस्टमर्स इनटू प्राइसिंग कस्टमाइजेशन डन इन द वे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, सीधा सीधा थ्योरी पूछा है कि बताओ सर प्राइसिंग कस्टमाइजेशन कैसे करें। सर प्राइसिंग कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्राइस रखना। तो मेरी बात सुनो, आप काम कर सकते हो, अगर आपको प्राइसिंग रखनी ही है तो आप अपना दिमाग लगाना कि आप प्रोडक्ट लाइन के बेस पर अपना प्राइस चूज़ कर सकते हो। सब प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर कैसे प्राइस चूज़ होता है, तो प्रोडक्ट आर कस्टमाइज एज पर, अगर प्रोडक्ट कस्टमाइज है तो प्रोडक्ट कस्टमाइज है कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर लो, ठीक है। तो कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट बना रहे हो तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैन हैव बेस्ट प्राइस एंड कंपनी कैन टॉप अप, तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट प्राइस लो और टॉप अप कर दो चार्जेस। एडिशनल कस्टमाइजेशन कितना करवाया, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कार खरीदी तो कार का जो, सुनो, आपने कार खरीदी तो कार का जो बेस प्राइस है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बेस प्राइस के अलावा अगर आप कार का कलर चेंज करवाते हो, कार में कुछ एडिशनल रिपेयर कुछ करवाते हो, कुछ भी, तो आपको एडिशनल चार्जेस लगेगा। तो जो कस्टमाइजेशन है उसके लिए आपसे हम क्या करेंगे, एडिशनल चार्जेस ले लेंगे। तो ये आपको जो दिखा है यही आपका प्रोडक्ट लाइन होता है। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा समझना, दूसरा आपको कहता है कि भाई साहब बेस्ड ऑन कस्टमर पास्ट बिहेवियर। बेस्ड ऑन कस्टमर्स पास्ट बिहेवियर का मतलब होता है कि कस्टमर्स का पास्ट का बिहेवियर क्या है। गुड पेमेंट रिकॉर्ड्स अगर उसका है तो इसका मतलब आप उसे अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफर करो, क्रेडिट वर्थीनेस है वो पर्सन। बाकी नहीं तो फिर आप प्राइस जो है, देखो मेरी बात सुनो, आप प्राइस जो है वो पी के बेस पर भी रख सकते हो, ध्यान से सुनना। आप प्राइस जो है वो सी के बेसिस पर भी रख सकते हो। एक होता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी मे बी अडॉप्ट बेस्ड ऑन एज और सोशल स्टेटस। तो ये बोलता है कि सर पीसीडी, डी का मतलब होता है आप उसकी एज देखकर, उसके सोशल स्टेटस को देखकर, उसके डेमोग्राफिक्स को देख लेते हो। टाइम डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आप क्या करो, टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो ये बोलता है पीडीसीए। तो आप ऐसे भी पीडीसीए साइकिल लगा सकते हो। पीडीसीए का मतलब होता है सर, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, डी का मतलब होता है पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, डी का मतलब होता है क्या बोलता है, डेमोग्राफिक 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 डेमोग्राफिक। पीडीसी का मतलब होता है कस्टमर्स का पास्ट बिहेवियर। टी ए का मतलब होता है ए का, पीडीसीए का मतलब होता है सर, ए का मतलब होता है जो आपका टाइम जोन है वो ए, एडिशनल टाइम जोन, एडिशनल डिस्काउंट। ए का मतलब आप एडिशनल डिस्काउंट जो आप देते हो, टाइम के साथ डिस्काउंट बदलते रहते हैं, लाइक दिस, ठीक है। फिर आपको एक पूछा था लाइफ साइकिल की 4 स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज में है। तो आपको पहचानना है कि भाई साहब मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये स्टेज को पहचान लिया तो आपको लिखना होगा कि भाई साहब ये स्टेज जो होती है जिसे अपन प्यार से थर्ड स्टेज बोलते हैं और ये अपन पहली स्टेज बोलते हैं। अब ये बोलता है कि इस स्टेज में हम रैपिड ग्रोथ की कंडीशन में होते हैं और यहाँ पर हम क्या होते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मार्केट पेनिट्रेटिंग द मार्केट, मार्केट बहुत ही इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है और यहाँ तो ग्रोथ ऑफ सेल जो होती है वो हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मार्केट शेयर्स क्या होता है, एक बार कमाने के बाद डिक्लाइन होने लगता है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने मार्केट शेयर को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, मार्केट एस्टेब्लिश हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो होती है वही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। क्या पेनिट्रेशन प्राइसिंग सूटेबल होती है, सूटेबल। अब देखो पेनिट्रेशन प्राइसिंग कब सूटेबल होती है, तो डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट अगर लार्ज स्केल पर होता है और थ्रेट्स और कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं तब होता है तो पेनिट्रेशन प्राइस रखते हैं। उसके अलावा स्कीमिंग प्राइसिंग कब रखी जाती है, तो ये बोलता है नो कॉम्पिटिटर्स है और डिमांड जो इन इलास्टिक है। तो आप लोग क्या कर सकते, डिमांड इन इलास्टिक का मतलब होता है सर आप ही उस डिमांड को पूरी कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बस आपने वो लिख दिया, आपका काम बन गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 के बाद आपका 8th क्वेश्चन आता है। 8th क्वेश्चन बोलता है कि देखो डीपीपी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मॉड्यूल का क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन, तो आप वहाँ से करोगे ये इजी है क्योंकि इसमें कुछ पूछा नहीं। पहले फाइनेंशियल एनालिसिस देखो, बस इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज करो क्वेश्चन को, पहले का आंसर तुम पहले नहीं दे पाओगे जब तक तुम दूसरे का आंसर लिख नहीं देते। और दूसरे का आंसर जो है वो कहता है कि भाई आप एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट लगाकर और एक आपका ट्रेडिशनल लगाकर दोनों के साथ कंपेरिजन करो। और ध्यान रखना यहाँ पर, हाँ फिक्स कॉस्ट तो कुछ है नहीं तो बस ठीक है चलने देना, ठीक है।
नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर का मतलब क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर में ये पूरा ये ऐसा है कि आपको कुछ मतलब खास नहीं है, खाली एकदम थ्योरी थ्योरी लिखने को बोलता है, छोड़ो इसको। फिर आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स। ये काफ़ी क्वेश्चन में एक चीज़ आप गलती करोगे, क्योंकि ये आपको टोटालिटी में दे रखा है, आप भी इनका टोटालिटी में करके आओगे और ऐसा कुछ करके आ जाओगे, ऐसा कुछ करके आ जाओगे। मेरा सजेशन है कि ऐसा मत करना, आप लोग सबका डोनेशन परसेंटेज निकालना और सबको इंडिविजुअली डालना, और लास्ट में सिर्फ डोनेशन वाले को एक में लिख देना, बाकी सबका जून जुलाई अगस्त का 3 डालना, वरना आपको भी मार्क्स मिले या ना मिले, क्योंकि प्रेजेंटेशन जून जुलाई अगस्त के अकॉर्डिंग है आंसर में। इसलिए एक बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन है, बैलेंस स्कोर कार्ड के ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना, आपको कुछ नहीं करना, सबका सेल्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना। एक साइड परसेंटेज ज़्यादा होंगे क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज, कॉस्ट मत देख लेना, वह प्रॉफिट का परसेंटेज देखना, जो ज़्यादा है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन एडवांटेज है, कम है वहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप की एडवांटेज है। फिर आता है कस्टमर्स प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। देखो सर, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए ध्यान रखना, एक यहाँ पर एक चीज़ आती है, एक यहाँ पर एक फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको, तो आप कस्टमर्स प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में फिक्स कॉस्ट को क्या करना, एक काम करना, अवॉइड करना, इसको काटा मार देना, इसको अवॉइड कर देना, ये किसी काम की नहीं है फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इतनी रहेगी, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, और ये फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, वो जो है वो इररेलेवेंट, क्योंकि आप कस्टमर्स प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि कस्टमर्स होने या ना होने से भी वो तो इंकर होती है। पेरेटो का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना, अगर तुम्हें लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ ध्यान रखना, ये 80% का कर्व है, यहाँ पर 80% का आपको ये क्या बोलते हैं, ये पॉइंट संख्या भी नहीं दे रखी, तो आपको ये याद रखनी है कि 0.322 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास 10 आवर्स है, 10 आवर्स से इंटू आपके पास ये 8 है, और 8 माइनस 0.822 है, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, चलो ये है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग मत लगाना, यहाँ कोई डेटा आपको एडिशनल नहीं दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फटाफट से कैलसी में आओ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। 1 डिवाइड बाय, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइनस को प्लस में लाने के लिए 1 डिवाइड बाय 8 करना होगा। आपने 1 डिवाइड बाय 8 किया है, आपको 0.125 कैलसी में आया है, उसको 12 टाइम अंडर रूट्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया। अब -1 करो, किया, इंटू 0.322 करो, जो भी आया उसको +1 करो, उसके बाद इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स करो, आपके पास कुछ ऐसा आएगा 0.511 0, एक काम करो 20 आएगा, आप उसको ये वाले की जगह वो लिख दो, और यहाँ इंटू करो, इंटू होता है इंटू 100 करो, तो आपके पास आ जाएगा इंटू 10, सॉरी 10 10 10 10 10 क्या लिख रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 5.11, और 5.11 को आपके पास 8 यूनिट से, उस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटलिटी में आपको इतने आवर्स लगेंगे, आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब गलती नहीं होनी चाहिए, कैलसी पे बता दिया, और दैट इज़ योर पूरी की पूरी जो है वो आरटीपी। और मैं आपको बता दूँ आपकी काइंड और इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको इसको मैंने जिस स्पीड में बताया है उससे भी फास्ट स्पीड में देखना है, तो आपको 1.5 पर इसको चलाना है, फटाफट से रिकॉल करनी है चीज़ें, एग्जाम से पहले कुछ भी हो जाए, एग्जाम सेंटर में एंटर होने से पहले आप इसे देख कर जाएंगे।